Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence। आज की मेरी इस वीडियो में हम रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ा था और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी थी जो कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से डिराइव की गई थी। तो मेरे इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है वो किसने दिया और इसका जो डिराइव्ड डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो था वो सैमुएल्सन के द्वारा 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें जो था उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को हटाकर या फिर इंडिफरेंस कर्व जो अप्रोच थी उसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है और उसके बिना ही इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड जो थी उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। रिवेल्ड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी वस्तु के एक कॉम्बिनेशन को चूज कर लेता है और जो बाकी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी उसके लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब वो भी अपनी दी गई इनकम में और भी जो उसके कॉम्बिनेशन उसकी बजट लाइन के अंडर आ रहे हैं उसको खरीद सकता है, बट जो उसने कॉम्बिनेशन पहले चूज किया है उस पर ही वो टिका रहेगा और बाकी जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं उसके लिए इंफीरियर हो जाएंगे और वो उसको चूज नहीं करेगा। So when a consumer chooses a combinations A, it means he consider all other alternative combinations open to him in favor of the choose combination A. इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सैमुएल्सन ने कुछ एक अजम्पशन जो थी उसका फॉर्मुलेशन किया। इसमें जो फर्स्ट assumption है वो है rationality. The consumer is assumed to behave rationally in that he refers bundle of goods that include more quantities of the commodities. इसमें जो कंज्यूमर है उसको रैशनल माना गया और इसमें एक बात जो कंज्यूमर को ध्यान रखनी है कि जब वो बंडल खरीदेगा वस्तुओं के तो उसमें वो देखेगा कि उसकी वस्तुओं की जो क्वांटिटी है उसमें वो ज्यादा हो। सो यही जो रैशनैलिटी का सैमुएल्सन ने मीनिंग बताया था। और सेकंड इसकी अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। इस अजम्पशन में जो कंज्यूमर है वो कंसिस्टेंट बिहेव करेगा, वो इस मैनर में कि जब कंज्यूमर जो है किसी वस्तु के ए बंडल को चूज करेगा और उसी सिचुएशन में उसको बंडल बी भी उसके लिए अवेलेबल है और वो उस बंडल बी बंडल जो है उसको भी खरीद सकता है अपनी दी गई गिवन इनकम में। तो इस अजम्पशन के अनुसार जो कंज्यूमर है वो बंडल ए पर ही कंसिस्टेंट रहेगा, वो बी पर जो है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो ये जो अजम्पशन है ये अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। इसके थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन जो है द रिवेल्ड प्रेफरेंस एक्सिम। सो इस अजम्पशन के अनुसार कंज्यूमर जो है किसी वस्तु के एक बंडल को चूज करेगा किसी एक बजट लाइन की सिचुएशन में। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसकी दी गई जो गिवन इनकम है या फिर उसका जो बजट है वो जितना है उसमें आने वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें से वो एक कॉम्बिनेशन को चूज करेगा और बाकी के जो अदर कॉम्बिनेशन है जिनको वो परचेज कर सकता है वो उसके लिए इंफीरियर होंगे और ये जो उसके बंडल हैं वो अवेलेबल रहेंगे उसकी दी गई गिवन इनकम में। तो जिस वस्तु के बंडल को वो चूज करेगा वो उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज करेगा। सो रिवेल्ड प्रेफरेंस का जो तात्पर्य है वो कंज्यूमर जो है किसी पर्टिकुलर या फिर एक वस्तु का जब वो चूज करेगा तो वो उसी पर स्थिर रहकर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा। अब हम रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को डिफाइन करेंगे। इस डायग्राम में ए बी लाइन जो है वो कंज्यूमर की बजट लाइन है और इस बजट लाइन के अंदर आने वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो जो है वो कंज्यूमर खरीद सकता है और इसमें से जो कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन चूज किया है वो है जेड कॉम्बिनेशन।
इस कॉम्बिनेशन को जो है कंज्यूमर ने अपनी दी गई गिवन इनकम में चूज किया है, जो कि आप Z पॉइंट पर देख सकते हैं। और इस बजट लाइन के नीचे आने वाले जितने भी वस्तुओं जो कॉम्बिनेशन है उसको कंज्यूमर जो है इन्फीरियर मानेगा और उसको वो जो है नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसने जो हमारी अजम्पशन थी कि कंसिस्टेंसी, जो कंज्यूमर की कंसिस्टेंसी है, उस अजम्पशन के अनुसार कंज्यूमर ने वस्तु के बंडल Z को चूज कर लिया है, इसलिए वो जो अदर बंडल है वस्तुओं के उसको चूज नहीं करेगा, इसलिए वो बंडल जो है कंज्यूमर के लिए इंफीरियर बैचेस हो जाएंगे, जो कि आप शेडेड रीजन में देख सकते हैं। अगर हम Z पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ZC और सेकंड परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें ZD, तो इस बंडल के दायरे में आने वाले जितने भी जो प्रेफरेंसेस हैं वो जो है कंज्यूमर का प्रेफरेंस बैच होगा। क्योंकि हमने जो अजम्पशन फर्स्ट में स्टडी किया था कि जो कंज्यूमर है वो ध्यान रखेगा कि वो एक जो उसकी चूज की गई जो वस्तुओं का बंडल है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को इंक्लूड करे। तो इन परपेंडिकुलर्स के बीच में आने वाला जितना भी जो शेडेड रीजन आपको इसमें दिख रहा है वो इस अजम्पशन के अंतर्गत आएगा और कंज्यूमर जो है वो ध्यान रखेगा कि जब वो Z जो उसका कॉम्बिनेशन है उसको चूज कर रहा है तो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को इंक्लूड करे। इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो O, A और B के बीच में जितना भी स्पेस है उसको जो है एक कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड कर सकता है, बट जबकि उसने Z कॉम्बिनेशन को चूज कर लिया है तो रिवील्ड प्रेफरेंसेस के अनुसार वो यही जो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है उसको परचेज करेगा और अदर जो कॉम्बिनेशन है इस बजट लाइन के अंतर्गत आने वाले उसको वो नहीं परचेज करेगा। सो इसमें हमने एक बात और ध्यान देनी है कि जो सैमुअल्सन की जो ये रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर बेस्ड है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग से हमारा तात्पर्य है कि जो कंज्यूमर के द्वारा चूज की गई वस्तुओं की कॉम्बिनेशंस हैं उसकी जो है एक डेफिनेट ऑर्डरिंग होती है। इसलिए जो कंज्यूमर के द्वारा चूज की गई एक जो वस्तुओं का बंडल होता है वो जो है एक डेफिनेट बंडल होता है या फिर एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का तात्पर्य है किसी बंडल के लिए डेफिनेट प्रेफरेंसेस होना। सो कंज्यूमर के जो बजट लाइन के दायरे में आने वाले जितने भी जो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस थे उन सबको रिजेक्ट करते हुए कंज्यूमर ने Z कॉम्बिनेशन को चूज किया। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर के लिए जो Z कॉम्बिनेशन है वो जो है डेफिनेट प्रेफरेंसेस है। अब हम रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस में डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देखेंगे। इस डायग्राम में ए बी जो है कंज्यूमर की इनिशियल बजट लाइन है जिस पर कि कंज्यूमर ने Z कॉम्बिनेशन को चूज किया है। अब सेकंड सिचुएशन इसमें हम मानेंगे कि X वस्तु की जो प्राइस है वो गिर जाती है, तो X वस्तु की प्राइस में फॉल होने के कारण जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और अब बजट लाइन जो है पहले से शिफ्ट होकर AC पर चली जाती है। तो AC जो है X वस्तु की प्राइस में फॉल आने के कारण शिफ्ट हुई जो है वो बजट लाइन है। इसके बाद हमने जो प्रीवियस वीडियोस में कॉम्पनसेटिव वेरिएशन का कॉन्सेप्ट था वो स्टडी किया था। तो अगर आपको ये जो टर्म है इसको समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सो कॉम्पनसेटिव वेरिएशन के अनुसार हम कंज्यूमर की जो इनकम है थोड़ी सी उसको ले लेंगे वापस उसे, ताकि वो अपने पुराने कॉम्बिनेशन को खरीद सके या फिर जो अपनी पुरानी इनकम से वो वस्तु खरीद रहा था सिर्फ वहां तक ही वो वस्तु खरीद सके। इट मीन्स कि Z पॉइंट तक वो आ जाए फिर से। सो कॉम्पनसेटिव वेरिएशन के चलते जो नई बजट लाइन होगी AC से शिफ्ट होकर A', B' पर आ जाएगी, जो कि डायग्राम में डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है। इस लाइन पर जो कंज्यूमर है अपने पहले वाली जो वस्तु के कॉम्बिनेशन है Z उसको परचेज कर सकता है। अब जबकि कंज्यूमर जो है अपनी पुराने वाले Z कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है
तो ए जेड के बीच में आने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर के हैं वो उसको नहीं खरीदेगा, और वो जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए वो इन्फीरियर होंगे, और वो अपने जेड जो पॉइंट है उस पर कॉन्सिस्टेंट रहेगा। और ना ही जो कंज्यूमर है वो जेड बी डैश के बीच में आने वाले जितने भी उसको अवेलेबल बंडल हैं उसको चूज करेगा, सो वो जेड पर ही कॉन्सिस्टेंट रहेगा। अगर हम कंज्यूमर की जो बढ़ी हुई इनकम है उसको वापस नहीं लेते तो इससे क्या होता कि जो कंज्यूमर है वो बजट लाइन ए सी पर ही रहता, और ए सी पर रहने के बावजूद वो एन जो कॉम्बिनेशन है वस्तुओं का उसको परचेज करता। और यदि वो एन जो कॉम्बिनेशन है उसको परचेज करता तो इसमें वो एक्स वस्तु की ज्यादा क्वांटिटीज का जो था वो उपभोग कर सकता था। इसलिए रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस में सैमुअल्सन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस है उसका रहना बहुत ही जरूरी है ताकि जो डिमांड कर्व है उसको डिराइव्ड किया जा सके। तो ये जो था वो इस थ्योरी का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और उसमें हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।